Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कुछ 30 क्वेश्चंस का सेट है. थोड़ा सा डिफरेंट सेट लगेगा क्योंकि इसमें ऑनलाइन के ही क्वेश्चंस हैं बट डिफरेंट वाले. मतलब लास्ट ईयर का एक सेट है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, क्योंकि बीच बीच में जरूरी है कि हम थोड़ा सा हल्की सी लैंग्वेज भी चेंज करते रहे, यानी क्वेश्चंस करने क्वालिटी वाले ही हैं बट मिक्स एंड मैच करके करते रहे हैं. टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, 3-4 ही टॉपिक बाकी हैं अभी आपके. और असुविधा के लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ. कल सेशन आपका नहीं हुआ बट कोशिश पूरी है कि रेगुलर सेशन हो पाए. और आज ऐप पे क्लास नहीं हुई है तो टेंशन ना लीजिएगा, कल मिलेंगे ऐप पे, है ना. शाम में कुछ ज़रूरी चीज़ हो गई थी. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ना किया हो. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए. क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आप पोल में जवाब देंगे. 30 के 30 क्वेश्चंस. इसको बिल्कुल आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं. जिन्होंने नोट्स पढ़ लिए हैं, जितना बैच में हो चुका है या प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या कहीं से भी कैसे भी पढ़ा है, वो इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं. अगर आप 25+ स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम सही है ना, क्योंकि अभी समय है और भी चीजें सीखने का मौका मिलेगा. डी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. यानी निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं. मतलब जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, बाकी बॉडी पार्ट्स हमारे सारे एक दर से नहीं विकसित होते. भिन्न अंग भिन्न चरणों में, यानी अलग अलग स्टेजेस में, डिफरेंट पेस पे डेवलप हो सकते हैं, डिफरेंट रेट पर डेवलप हो सकते हैं. क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल हैं बट रेट डिफरेंट हो सकता है. दर कम या ज्यादा अलग अलग लोगों में हो सकती है. अब ये डायरेक्शन का प्रिंसिपल है वैसे तो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमें कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा. यूनिडायमेंशनल का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम तरीके से सिंगल डायमेंशन है, कि विकास की सिर्फ एक ही दिशा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है. विकास क्या है? मल्टी डायमेंशनल होता है. 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, उसके आसपास की सारी चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है जी. तो मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है. क्या है? बहुआयामी है विकास, ना कि यूनिडायमेंशनल. यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल आयाम, सिंगल डायरेक्शन को यूनि कहते हैं, यूनिडायमेंशनल, जो कि सही नहीं होगा. ठीक है, इतनी बात, दिक्कत नहीं है कोई. होपफुली सभी कुछ सही है स्थिति. डेवलपमेंट इज यूनि डायरेक्शनल, यानी डेवलपमेंट क्या है? सिंगल डायरेक्शन में होता है. ये भी कहना गलत है. बात वही हो गई भाई, सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन. डायमेंशन कितनी है? 4. फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये मुख्य 4 डायमेंशंस है. तो डायरेक्शंस भी अलग हो सकती हैं, है ना. तो ये बात कहना भी गलत हो जाएगा. सिंगल डायरेक्शनल नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल चीज है. अलग अलग आयाम है, अलग अलग रेट पे या दिशाओं में चीजें जाती हैं. डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मैंने आपको ये बताया था, अगर प्याजे नहीं लिखा है तो हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस कह सकता है कि इस स्टेज में इतना होगा, इतना होगा. अदरवाइज नॉर्मली डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. वूम्ब टू टूम्ब जाती है, गर्भ से कब्र तक जाती है. डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एनसेफेलोकॉर्डल. एकमात्र यही बात वैसे भी सही है. यदि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं भी आया था तब भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 1 नंबर आप ले सकते थे. बाकी के 3 ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड लगा करके, यानी एलिमिनेट करके, हटा करके बाकी के 3 ऑप्शंस, क्योंकि समझ में आ रहे हैं गलत हैं. एक आयामी नहीं हो सकता, एक दिशाई नहीं हो सकता विकास, असतत नहीं हो सकता. तो बात क्या हुई? बात हुई यहां पर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है. ये बात एकदम सही है कि पेस डिफरेंट होता है. हमारी उंगलियों पे कंट्रोल आने से पहले हमारे आर्म्स पे, यानी हमारी भुजाओं पे कंट्रोल आता है ना. हमारे खड़ा होने सीखने से पहले हम गर्दन संभालना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं. दौड़ने से पहले चलना सीखते हैं. तो एक डायरेक्शन है. सब सारे पार्ट सेम रेट पे नहीं डेवलप हो रहे हैं. सर संभालना सीख लिया, फिर बाद में आप धड़ संभालना सीखेंगे. तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी एंड सेफेलोकॉर्डल. इस पे एक क्वेश्चन वैसे भी हमेशा आता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन भर भर के. ठीक है ना. चलिए खैर, अब एक बार हल्की सी नजर डालते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल पर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसमें फंसते भी बहुत हैं लोग. सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, कॉर्डल मतलब खोपड़ी. क्या है? सेफेल आपकी सर से जुड़ी हुई, कॉर्ड से जुड़ी हुई, तो मतलब सर से नीचे की तरफ विकास जाएगा. इसको लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल दिशा भी कह देते हैं. लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल
डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे ने सर पे कंट्रोल आया, फिर ये जो बीच वाला पार्ट है आपका बैठना सीखा, फिर पैरों पे कंट्रोल जाएगा तो हेड टू टो कह देते हैं, सिर से पैर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल कह देते हैं, लंबवत जिसको कहेंगे। पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो सेफेल का मतलब ये ब्रेन, खोपड़ी की बात हो रही, तो सर से पैर। वहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है भाई? सेंटर टू पेरिफेरी, यानी नियर टू फार भी लिख के आ जाता है। नियर टू फार यानी पार से पास से दूर की ओर, या फिर सेंटर से पेरिफेरी की ओर, यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? केंद्र से दूर की ओर। केंद्र को हम नियर मान रहे हैं यहां कि सबसे पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर आपका इन आर्म्स पे कंट्रोल आता है, यानी आप पहले अपने हाथ चलाना सीख जाते हैं, अपने हाथ मतलब ये आर्म्स चलाना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद आपका हाथ पे कंट्रोल आता है, उसके बाद आपका उंगलियों पे कंट्रोल आता है। दैट मींस कि हम बड़े ऑब्जेक्ट्स पहले पकड़ना सीखते हैं, फिर हम पेंसिल से प्रॉपर लिखना है, यानी उंगलियों पे डेवलपमेंट बाद में आ रहा है। जबकि आप किसी चीज को पकड़ना, पहले पेन को पकड़ना तो सीख गए होंगे, लिखने में टाइम लगा होगा, क्योंकि फिंगर्स पे कंट्रोल बाद में आएगा, पहले हैंड पर आएगा, ओवरऑल जो हैंड है। ठीक, तो एक बेसिक सी बात है। दिशाएं हैं ये दो विकास की, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंडर आती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोपॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है समझते हैं कहानी को। पोल में जवाब दीजिएगा, कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट है, यानी सही कौन सा एक स्टेटमेंट है ये हमसे पूछा है। फटाफट से बताइए, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। 1 नंबर का सवाल, आसान सवाल आज का, ये 30 नंबर का आप टेस्ट बिल्कुल मान करके चलें। हालांकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये साथ में आपके क्लियर होते रहे, मजे मजे में हम लोग सीखते रहे, बहुत ज्यादा टेंशन ना लिए बिना। चले, बहुत ही बढ़िया। 94% लोग कह रहे हैं कि जी ए ऑप्शन सही है। बाकी के लोग क्या कह रहे हैं? बाकी के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता। निशा तुम क्या कहती हो? चलें आगे बढ़ें, समझते हैं कहानी क्या है। ए ऑप्शन 95% लोग कह रहे हैं। कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में बच्चों की विकास की प्रक्रिया वर्क करती है या कारगर है। बात सही है कि गलत है? ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब बच्चे का बचपन भी इस बात से तय होगा वो किस समाज, किस संस्कृति से आ रहा है। आपके घर का बचपन जो है, आपके घर के बच्चे का, एक 11 साल का बच्चा खुद से काम करना तो छोड़िए, जो कि करना भी नहीं चाहिए, उसकी एज नहीं है, बट उसके बचपन में आप उसको दूध हाथ में दे रहे हैं, और वहीं एक 11 साल का बच्चा आपको रास्ते में बलून बेचता हुआ नजर आ जाएगा। दुर्भाग्य है ये, लेकिन उसके लिए बचपन कुछ और हो गया। तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया। जो चाइल्डहुड की का संप्रत्यय है या कॉन्सेप्ट है, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है। ये बात कही गई है, 100% सही है। बात कई तरीके से घुमा करके पूछी जा सकती है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। देखो यहां किसी का नाम नहीं लिखा कि रॉस ने 8 स्टेज दी हैं, फलाने ने 4 दी हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो फिर 8 स्टेज में नहीं हम इन जनरल मानते। एनसीईआरटी साफ साफ 4 स्टेजेस के बारे में बात करती है। कौन सी हैं वो? इन्फेंसी है आपकी, है ना, ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं विकास की। इन्फेंसी है जिसको शैशवावस्था कह देते हैं, जन्म से 2 वर्ष। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मेरे साथ बोल सकते हो अगर पहले से पढ़ा हुआ है, तब भी घर में शोर मचाना शुरू कर दो। फिर आता है चाइल्डहुड, जिसको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में डिवाइड कर लेते हैं। चाइल्डहुड, इसमें भी अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम टॉय एज कहते हैं, 2 से 6 वर्ष। लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। फिर आ जाता है अडोलेसेंस। इसको अडोलेसेंस 4 अवस्थाओं में, मैंने तीसरे में ही दोनों लिख दिए हैं, इसलिए 3 नजर आ रहे हैं आपको, नहीं तो यही मुख्य अवस्थाएं हैं जो आपके विकास की अवस्थाएं। ठीक है जी, चलिए खैर, क्योंकि बाल विकास नहीं रहता फिर एडोलेसेंस के बाद, तो फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, यानी जिस समाज और जिस संस्कृति में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे बच्चों के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहना एकदम गलत होगा। जिस समाज और संस्कृति में आप रह रहे हैं, बच्चों के विकास पे उसका प्रभाव पड़ता है। वाइगोस्की भी साफ साफ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए। फिर आते हैं, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स, यानी सिर्फ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी। भाई सिर्फ हेरिडिटी से काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो प्रोडक्ट है, गुणनफल है किसका? वातावरण एवं आनुवांशिकता का, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट।
आपको कितने भी अच्छे जीन्स मिले हैं, यदि एनवायरमेंट खराब मिल गया, यदि एनवायरमेंट से आपने गलत चीजें सीख ली, तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते थे, अब आप वो धूम के चोर बन सकते हैं। मतलब जीन्स तो अच्छे मिले हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पूरी। तो वो डेवलपमेंट जो है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ये तीनों ही बातें गलत हैं, एक ही बात सही है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जिस समाज जिस संस्कृति में वो होते हैं उस तरह की चीजें वो पढ़ते हैं, उस तरह की कल्चर से वो जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भयंकर रूप से, हल्के से दो शब्द चेंज करेगा और मिल जाएंगे आपको, क्योंकि टॉपिक तो सेम है ना, सिलेबस तो फिक्स्ड है भाई, आना तो है ही हर एक टॉपिक से क्वेश्चन। आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, यानी अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो आपके जीन्स में कोडेड हैं, जैसे कोडिंग होती है ना कंप्यूटर में, एक फोन में कुछ कोडिंग हुई होगी तभी आप कुछ टैप करते हैं तो अलार्म लगा पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपके जेनेटिक मेकअप में भी कोडिंग है, आपके बनने में एक कोडिंग है, और वो जो कोडिंग है वो समय के साथ अनफोल्ड होती है ना। आप जिस समय पैदा होते हैं आपको साइकिल चलाने के लिए नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि अभी आप उतने मैच्योर नहीं हैं, अभी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं अभी तक, आपके पैरों में वो जान नहीं है कि आप खड़े हो जाएं तुरंत, हाथ पैर हैं। यानी समय के साथ आनुवांशिक कारकों का अनफोल्ड होना, बाहर निकल के आना, मैचुरेशन यानी परिपक्वता कहा जाता है। ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, यानी या फिर अगर हम बात कर रहे हैं लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी हिट करने की, चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सर्टेन एज पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैचुरेशन के कारण आ रहे हैं, हेरिडिटी में वो कोडिंग है जो अनफोल्ड हो रही है समय के साथ। दांत भी निकलते हैं आपके, आप खुद से थोड़ी निकाल देते हैं खींच के, स्वयं निकलेंगे टाइम के हिसाब से कि इतने साल के हो गए अब ये कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्ड हो जाएगा। इस पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बट गलत ट्रेनिंग से नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, ये बातें यहां काम नहीं आएंगी क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे कोई संज्ञा की परिभाषा पूछे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहें कि अरे इसमें अडेप्टेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक डिस्पोजिशन जो टाइम के साथ अनफोल्ड हो, ये बाय डेफिनेशन मैचुरेशन का ही उदाहरण है। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ में आता है, बस रियाज अच्छे से ही समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतनी कहानियां मैं एक क्वेश्चन पे पूरा घुमा करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उसके आसपास की बात भी समझ आ सके। और ये क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो आप ना घबरा जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और 30 क्वेश्चन से हमारे 90 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने पढ़ लिए हो हमने। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी यहां पे प्राइमरी आएगा और उधर सेकेंडरी एजेंट आएगा। यानी सामाजिकरण, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सारी प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना सीखेगा, उस प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कह रहे हैं। एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट है, यानी एक वाहक है जो प्राथमिक कहा जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाने के लिए, और दूसरा वाहक है जिसको हम गौड़ वाहक कहते हैं। कौन है प्राथमिक? परिवार होगा हमेशा, क्योंकि सबसे पहले आप पड़ोसी के घर में नहीं अपने ही घर में होते हैं, या जिस भी घर में आप हैं वो आपके लिए परिवार हो गया उस समय। तो ये प्राइमरी एजेंट हो गया सोशलाइजेशन का। तो फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। परिवार क्या है? प्राथमिक वाहक है कि आप समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून कैसे सीखेंगे, इसके बारे में सबसे पहला इंट्रोडक्शन परिवार ही आपको देता है। कि कोई घर में आता है तो उसको पानी देते हैं या गाली देते हैं, ये डिपेंड करेगा फैमिली पे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बाद में आप स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, वो भी एक तरह का सोशलाइजेशन है। कॉलेज में जाते हैं तो अलग तरह का। तो परिवार क्या है? प्राथमिक कारक, और स्कूल जो है वो सेकेंडरी है। नेबरहुड का अपना कोई खास अस्तित्व है नहीं, अगर ये परिवार के साथ आ जाए तो प्राइमरी बन जाता है, स्कूल के साथ आ जाए तो सेकेंडरी बन जाता है। मीडिया हमेशा सेकेंडरी होता है, मीडिया हमेशा सेकेंडरी होता है, मीडिया सेकेंडरी होता है, यहाँ फैमिली की जगह नहीं लग सकते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको समझ में आ भी गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग के अनुसार, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजंस, यानी कि 7-8 साल के बच्चों के लिए, 7-8 साल के बच्चों को नैतिक निर्णय या नैतिक निर्माण के लिए कौन सी रीजनिंग लगती है, अगर 7-8 साल का बच्चा है तो उसके लिए सही और गलत किस बेसिस पे निर्धारित होगा, ये पूछा है। पहला है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। कई लोगों को ये थियरी समझ में नहीं आती, आज आ जाएगी, मैं अभी आपको ये बता दूंगी। ठीक है, चलिए खैर समझते हैं कहानी है क्या। 60% लोग कह रहे हैं क्या? सी ऑप्शन,
जो कि बिल्कुल सही है, बट क्यों सही है इस पे चर्चा करेंगे। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञा पालन। भाई हमें पता है कि जो चाइल्डहुड या 10 साल तक की उम्र की कहानी है वो आपकी प्री कन्वेंशनल में आती है, जिसकी पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फिर आता है आपका एडोलेसेंस वाला पीरियड, फिर एडल्टहुड की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये पहली अवस्था है, मतलब बच्चा चाइल्डहुड में है, तो आपको पता है चाइल्डहुड के बच्चे के लिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो है मुख्य चीज है। 4 से 10 वर्ष की जो उम्र है वो पहली अवस्था में, फिर एडोलेसेंस बीच में, फिर एडल्टहुड आपका थर्ड में। समझते हैं कहानी क्या चल रही है। कोलबर्ग की थियरी आपको पता है, फटाफट से 1 मिनट देके पूरी थियरी को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ये बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे, ये मत सोचो हमने पढ़ लिया है हमें पता है। ये पता वाले सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं पेपर में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वहां आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें पता है इसकी 3 कैटेगरीज हैं, है ना। हमें ये 3 बॉक्स में समझना है। वो 3 बॉक्स कौन से हैं? एक है प्री कन्वेंशनल, 3 लेवल बताए हैं इन्होंने, इसको पूर्व पारंपरिक कहते हैं, है ना, 4 से 10 वर्ष की अवस्था। और दूसरा है कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल या फिर पारंपरिक अवस्था। इसको लेवल की बात हो रही, 3 लेवल है ना, 12 से 13 या 12 से 14, 10 से 13 भी कई लोग कह देंगे। बेसिकली एडोलेसेंस वाला पीरियड इसी में आ जाता है, और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल। ये एडोलेसेंस से और अडल्टहुड तक की बात है, यानी उत्तर पारंपरिक। इस पे एज पे क्वेश्चन वैसे कम ही आता है। अब आपको ये पता है इसमें भी 2 स्टेजेस हैं पूर्व पारंपरिक में। इसमें एक्सटर्नली बच्चों की खुद की मॉरलिटी नहीं होती, एक्सटर्नल मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स पे वो चलते हैं। जैसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी दंड से बचने के लिए क्या करेगा बच्चा? आज्ञा का पालन करेगा, ये पहली अवस्था है। दूसरी क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जिसको हम कह देते हैं, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था है कि बच्चा जैसे को तैसा, तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तेरी नोटबुक या लंच खा जाऊंगा, कल मैंने लंच दिया था, आज मेरे को वापस दे। तो ये क्या है? टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज सेकेंड अवस्था है। फिर आता है थर्ड, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। मतलब माँ बाप तुम पे प्राउड महसूस करेंगे यदि तुम सच बोलोगे, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, ये सब तारीफ जो है नाइस बॉय और गुड गर्ल में है। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी कह देते हैं कई लोग। इसमें होता है रूल्स आर रूल्स, जो समाज ने नियम बना दिए वो फाइनल है, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर आपका आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, नहीं है, इसका नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। पूरा नाम जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअल राइट्स। अभी मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रही हूं ताकि आपको इंडिविजुअल राइट्स वाली बात याद रहे, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि समाज में नियम है लेकिन इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, जरूरत पड़ी तो नियमों को बदला जा सकता है, ये एक बात है। लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे आप यदि आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, बड़ी मतलब बहुत ज्यादा बड़े वर्ग के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए आप सबसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इंडिविजुअल राइट्स में क्या है कि नियमों को बदला जा सकता है। भाई रेड लाइट पे अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो जंप की जाती है एक्सेप्शन में, या एम्बुलेंस है तो उसका जाना गलत नहीं है। ये क्या हुआ? इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई कि यदि जरूरत पड़े तो वो नियमों में बदलाव संभव है। लेकिन एक बड़े मुद्दे के लिए जब आप लड़ रहे हैं अकेले, तो जैसे आजादी, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हो गया, फिर यहाँ पे आपके खुद के एथिक्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो ये 3 लेवल्स थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, ये कहता है सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, यानी जो सीरिएशन है पियाजे की थियरी में, यानी पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता जो है वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। सीरिएशन वर्ड आपको पता है किस स्टेज में आता है? बताओ सीरिएशन किस में आता है? कोई बताना चाहेगा लिख करके? फटाफट से बताइए, सीरिएशन कहां आता है? जल्दी बताइए, लाइक शेयर करिए मत करिए बट आंसर जरूर करिए, बताइए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए अपने लिए। मम्मी से कहिए मम्मी दुनिया जीत ली है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बता दिया आज। 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, CCS बताया था आपको, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं। निमोनिक बताया था, कौन सा? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों गुण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाते हैं। हालांकि जो सबसे बेसिक बात है कि सबसे पहले जो वो शुरू कर देता है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सीरीज में लगाना, वो प्री ऑपरेशनल में शुरू हो जाता है, लेकिन वो वहां से आपसे इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं क्योंकि दुश्मनी नहीं है आपकी।
अदरवाइज फिर भी आप एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया है, ध्यान रख सकते हैं कि एक सिंगल मतलब मान लो सिर्फ हाइट के बेस पे ही लगाना है तो वो इसकी शुरुआत, ये वाले सीरिएशन की शुरुआत प्री ऑपरेशनल में ही हो जाती है, लेकिन प्रॉपर सीरिएशन अचीव आपका CCS जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही होता है। तो सीरिएशन इन जीन्स पियाजे's थियरी रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, यानी लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर एक डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए आप सीरीज में लगा पा रहे हैं। यानी ये हाइट में छोटा है, इससे बड़ा हाइट में ये मार्कर है, फिर सबसे बड़ा ये पेन है, तो ये क्या हुआ, सीरीज में लगाना सीख लिया आपने। या फिर कलर के आधार पे आपने बांटना सीख लिया, आधार पे मतलब सीरीज में यही होता है, बढ़ते क्रम में, और वो क्लासिफिकेशन में चला जाएगा जो कलर के आधार वाली बात मैं कर रही हूं। यहां लेंथ वाइज रहेंगी चीजें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है। द एबिलिटी, और वो भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन का ही एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर जो कई डायमेंशंस के आधार पे क्लासिफाई करना वो कॉन्क्रीट में आता है। शुरुआत जो है उस क्लासिफिकेशन की वो हो जाती है प्री ऑपरेशनल में ही, सीरिएशन यहीं पे आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक नंबर में पूछ रहा है तो आंसर इसका यही है, लेकिन शुरुआत पहले हो जाती है। तो इनकेस कभी आपको लगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑप्शन में ही नहीं है, तब आप जा सकते हैं वहां। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझना, इसको कहते हैं कि अब बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म जा रहा है, डिसेंट्रेशन आ गया है। नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, ऐसा भी नहीं है कि वो खुद से बात कर रहा है, सेल्फ टॉक। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, यहां पे इसकी भी कोई बात नहीं, ये स्पेशल इंटेलिजेंस में चला जाएगा। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे सीरिएशन पूछा था, ये क्लासिफिकेशन का एक उदाहरण है और सीरिएशन का भी है ना, दोनों का उदाहरण मैंने एक साथ दे दिया है। सीरिएशन कैसे है, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम होता था ना हिंदी में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया इसको। यहां पे हम देख रहे हैं इस साइड से अगर देखोगे तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नजर आ रहा है। सबसे बड़ा जो आपका स्क्वायर शेप है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज में लगा दिया आपने, क्रम में लगा दिया, बेसिकली क्रमबद्धता कहेंगे इसको, सीरिएशन हो गया। सेम कलर है तो एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया, ये वाले कलर को एक साथ, ये वाले कलर को एक साथ, ये वाले कलर को एक साथ। तो दोनों का एग्जांपल आपको मैंने यहां दे दिया, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही, वर्गीकरण भी है यहाँ रंग के आधार पे, और बढ़ते और घटते क्रम में है तो सीरिएशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दोनों आते कहां हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नसीमा अ 5 ईयर ओल्ड, यानी 5 साल की बच्ची, एज पे ध्यान दीजिएगा, है ना। नसीमा एक 5 साल की बच्ची है, इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले। क्ले मिट्टी समझते हो, वो जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले आजकल खेलने के लिए भी आती है बच्चों की, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल अगर आपको अच्छा करना है तो बच्चों को क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करने को कहा जाता है कि वो अलग अलग शेप बनाए, तो उससे उनका फिंगर्स पे कंट्रोल आता है, उनकी सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं। ग्रॉस मोटर के लिए तो आप दौड़ना भागना सीख लेते हैं, पहले ग्रॉस मोटर आती है, फिर बाद में फाइन मोटर आती है, ठीक है ना। गुड इवनिंग सनी, ठीक है। तो ये जो बात है कि क्ले मिट्टी, मान लो एक क्ले की बॉल है या आटा ही है फॉर दैट मैटर, आटे से आप वो बनाते हैं ना गोल गोल, फिर उससे अगर आप बड़ी रोटी बना दे रहे हैं तो बच्चे को लगेगा कि अब ये जो वो आटा था उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। या क्ले से, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक पेपर था, मान लीजिए जब मैंने इसको एक क्ले की तरह, ये क्ले है, और इस क्ले से जब मैं कोई लाइन बना दे रही हूं बड़ी सी, या जितनी भी बड़ी बनेगी, तो बच्चे को लगेगा अब इस क्ले की क्वांटिटी बढ़ गई, पहले ये छोटी थी, अब क्योंकि इसको ऐसे रोल कर दिया गया है, ऐसे रोल कर दिया गया है, तो ये क्या बन गया, क्वांटिटी ज्यादा बन गई, वो जो क्ले थी वो बढ़ गई। जबकि ऐसा नहीं है, क्ले उतनी ही है जितनी बिना स्नेक बनाई थी। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग, भाई क्या तर्क लगाएगा बच्चा इसमें। और ये कहां होती है, ये बात प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसको कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लॉजिक से पहले की अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल, बात ठीक है नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस ये बिल्कुल नहीं है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस वो है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा हो गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, या ए इज टॉलेस्ट, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है कि आपने अनुमान लगाया है ये वाली रीजनिंग लगा करके। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगेगा, साइंटिफिक थिंकिंग लगेगी, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि बच्चा जो है उसकी जो रीजनिंग है वो सेंटर्ड है, सेंट्रेशन है बच्चे में, अभी क्या है, सेंट्रेशन है बच्चे में। पढ़ते हैं फिर से। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, बताइए। जीववाद नहीं है इसका उत्तर। उसने
बच्ची ने स्नेक को रियल नहीं समझ लिया है, सजीव नहीं समझ रही है वो। यहाँ पे सेंट्रेशन है, सेंट्रेशन इसका उत्तर है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है वो केंद्रियता के कारण, उसकी सोच में केंद्रियता है, उसके तर्क में केंद्रियता है, यानी उसका फोकस सिर्फ एक एस्पेक्ट पे है, लेंथ पे, कि सांप की लेंथ ज्यादा होती है तो मिट्टी बढ़ गई, जबकि डी सेंटर करके देखेगी तो वही तो क्वांटिटी है सेम। तो सेंट्रेशन की वजह से ईगो सेंट्रिक रहता है बच्चा, या रिवर्सिबिलिटी, वो कंजर्वेशन नहीं आ पाता, जो माउंटेन वाला एक्सपेरिमेंट था प्याजे का। तो उसको लग रहा है शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में भी परिवर्तन आ गया। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन भी सेंट्रेशन यानी केंद्रीयकरण की वजह से ही होता है, क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान उसकी हाइट पे किसी चीज की सेंटर्ड है, लेंथ पे उस सांप की सेंटर्ड है, ये नहीं देख रहा कि क्वांटिटी तो सेम ही है भाई, यहाँ पे भी वही क्वांटिटी यूज हुई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी वाइगोस्की ने किस सिद्धांत को ध्यान में रख करके अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ, ये आपके पेपर में ही गलती होगी, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला नहीं, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होगा, PLE वाला, ना कि AL वाला। ठीक है जी। ए कह रहे हैं 94% लोग, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब। हाँ जी मैडम, सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। नहीं, बताइए बताइए, नहीं कह रहे होंगे क्या सही? चलिए देखते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें तो ये है कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो वाइगोस्की की थियरी है, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। आपको मैंने बैच में भी बताया था थियरी पढ़ाते हुए, यूट्यूब पे भी कभी ना कभी तो बताया होगा। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जिसमें ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, BPL कार्ड की तरह। वाइगोस्की चलाते हैं SCL कार्ड, समाज, संस्कृति, लैंग्वेज, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है उनकी थियरी में। तो इनका जो सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ जो बनती है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है, यानी वाइगोस्की क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो ये मानते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतः क्रिया करके, इंटरेक्शन करके अपने दिमाग की समझ को बनाता है। जबकि प्याजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं। उग्र कौन होते हैं? जो होल सोल बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, वो समाज के साथ इंटरेक्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे। कौन? प्याजे। जबकि वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी है, क्योंकि समाज के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा स्कूल जाएगा, 4 बच्चों से मिलेगा, अपनी समझ बनाएगा, या आसपास की चीजों में होगा। बाकी तीनों तो बच्चे को उस तरह से एक्टिव रखते ही नहीं है, चाहे वो बिहेवियरिज्म हो। साइको एनालिसिस का पर्पस ही डिफरेंट है, बच्चे को कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सब उससे जुड़ जाती है। यूनिवर्सलिज्म एज सच हम पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और जवाब दीजिएगा। मिडिल चाइल्डहुड की एज अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों के बीच से निकलती है। आप कुछ हद तक ये कह सकते हो कि लेटर चाइल्डहुड वाली एज मिडिल चाइल्डहुड में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भाई अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12 वर्ष, दोनों के बीच से निकाल लो 5 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, ये आ जाती है मिडिल चाइल्डहुड निकल के। अलग से मिडिल चाइल्डहुड एनसीईआरटी वगैरह नहीं देते, बट वहीं से निकाल लेनी है। और रेयर ही कभी क्वेश्चन आता है, सीटेट में तो कभी रेयर ही आएगा। दोनों के बीच की अवस्था आ जाती है मिडिल चाइल्डहुड, अलग से कोई अलग से स्टेज ऐसी नहीं है। स्पेशली कई राइटर्स देते हैं, वो मैं बैचेस में कराती भी हूँ, बट सीटेट के लेवल पे आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself, यानी बच्चे का खुद से बोलने की क्रिया को क्या कहेंगे? मैं खुद से बात कर रही हूँ, यार हिमांशी आज तो ठीक से काम नहीं किया, कल क्लास की छुट्टी हो गई थी, ये हो गया था, अच्छा ऐसे कर लेंगे यार, इस सैटरडे यहाँ जाना है, कल सुबह वहां जाना है, क्यों बताऊं कहाँ जाना है। ये क्या है? खुद से बोल रही हूं मैं, इसको प्राइवेट टॉक कहते हैं। मतलब मैं अपने एक्शंस को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कल हम ये सब्जेक्ट कर लेंगे, परसों ये कर लेंगे, खुद से बातें। अब ये जो खुद से बातें हैं, इसको प्राइवेट टॉक कहते हैं। कौन? वाइगोस्की। ठीक है, क्लियर है? ईद का चांद हो गई है, नेहा पूछ रही हैं आपके बारे में कमेंट में। देखिए, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद को, यानी खुद से बात करने को, सेल्फ टॉक को क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, निज वाक कहेंगे इसको। टॉक अलाउड नहीं है, ये सेल्फ टॉक है। टॉक अलाउड हो सकता है मैं जोर जोर से बोल के निशा से बात करूं, लेकिन जब मैं खुद से बात कर रही हूं वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है ना? बात क्लियर है या नहीं है? हाँ, ये कोई स्कैप फोल्डिंग भी कह रहा है, अभिलाषा सही कह रहे हो। स्कैप फोल्डिंग वाले कौन है, कहां से आते हैं ये लोग? हैं, स्कैप फोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प। अभी कल परसों हम बैच में पढ़ भी रहे थे ना, ये कल तो क्लास नहीं हुई खैर, और आज भी नहीं हुई है, फ्राइडे नहीं मंडे पढ़ रहे थे। टेम्परेरी हेल्प होती है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग खुद से बात करना नहीं होता है। स्कैप फोल्डिंग खुद से बात करके आप खुद को दे रहे होंगे, वो एक डिफरेंट कहानी हो गई। ठीक है ना?
जब आप सेल्फ डायरेक्शन देता है बच्चा, अपने सेल्फ रेगुलेशन करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, स्व निर्देशन देता है बच्चा खुद को, या स्व नियमन करता है प्राइवेट स्पीच करके, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ये होती है ना। कौन कहते हैं? वाइगोस्की। ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक टॉक इसी को कह देंगे, लेकिन पियाजे की भाषा में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। टॉक अलाउड तो जोर से बोल के बात करना किसी से भी हो सकता है, खुद से ही थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और पोल में जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील का मतलब है जो प्रगति की ओर है, जो आगे बढ़ने की ओर है, जो बेहतरी की ओर है। तो पहला ऑप्शन है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया हुआ ड्रिल और प्रैक्टिस कोई खास अच्छी नहीं होती आपके पेपर के अनुसार, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस में इतना रेपिटेशन है, रेपिटेशन या पुनरावृत्ति कुछ चीजों में तो ठीक होती है, लेकिन बार बार रट्टे लगाने जैसा बन जाता है, फिर ये रोट लर्निंग की तरफ चला जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस रटते रहो, समझने पे फोकस यहाँ कम हो जाता है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को उतना पॉजिटिव यहाँ नहीं मानते, और स्पेशली प्रोग्रेसिव एजुकेशन का तो ये हिस्सा नहीं है। ये बिहेवियरिज्म में या व्यवहारवाद में कुछ हद तक आ सकता है, जहां कुछ चीजों में रिपीट करने को ज्यादा कहा जाता है। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, बच्चे को अलग थलग नहीं किया जाता, और एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जाती कि जो फर्स्ट आने वाले बच्चे उनको एक साथ रख दो, थर्ड वालों को एक साथ रख दो, सेक्शन बना दिए जाते हैं, तो इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, बहुत जरूरत पड़ने पे करनी पड़ती है। और उसमें भी मिक्स्ड एबिलिटी करनी चाहिए, अलग अलग तरह के बच्चों को एक ग्रुप में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरह के बच्चों को। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये बात कुछ अच्छी कही। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है हम आगे बढ़ रहे हैं किसके साथ? समाज के साथ, लोगों के साथ। तो कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, असिस्टिव लर्निंग या फिर डिस्कवरी लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिव है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीखना, ये सब जॉन डुई की बात हो रही है। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्लास अलग से ली थी मैंने इस पे। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जी नहीं, रिवॉर्ड पनिशमेंट का यूज अच्छा नहीं माना जाता। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में हमने ये बात पढ़ी थी, आपको याद होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जब की थी 2-4 क्लास पहले, यूट्यूब पे क्वेश्चन किए थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, यानी एक बच्चे में क्षमता है कि वो दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की इंटेंशंस को, कि कोई व्यक्ति आपको पागल बनाने की इंटेंशन से आ रहा है, ये आप समझ पाए। आज बहुत मस्का लग रहा है जब आप पिताजी को या माताजी को बहुत ही एकदम प्रेम में, भाव में, अरे मम्मी चाय चाहिए, अभी लेके आती हूँ, है ना, मम्मी पानी चाहिए, आज मम्मी घर का सारा काम मैं करूंगी, आज खाना मैं बनाऊंगी, मेरी मम्मी बहुत थकी हुई रहती है। ये क्या है? ये बकैती है पहले तो, और दूसरा मम्मी को ये समझ आ जाती है कि बेटा क्या चाहिए बता दो, या पिताजी के केस में भी ऐसा ही हो सकता है ना, कि क्या चाहिए बता दो, तो फिर आप कहेंगे अच्छा वो चाहिए था, एक नया फोन आया था, नया फोन लेना था, ये वो दुनिया भर की बातें। तो ये क्या है, आप दूसरों के इंटेंशन और डिजायर्स को यदि समझने में अच्छे हैं तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। निशा ये अक्सर करती है, इसलिए उसको बहुत हंसी आ रही है। तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक होती है स्वयं को जानने वाली। हिंदी में इसकी गड़बड़ होती रहती है, इसमें राइटिंग मिस्टेक होती रहती है, लोग कभी अंतर लिख देते हैं, कभी अंतः लिख देते हैं, बट इंग्लिश में इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना बात। मैम ऐड आ रहा है, जी लेने दो यार, यूट्यूब को कुछ तो कमा लेने दो, और कुछ हम तक भी आ जाने दो, है देखो एक बार। तो अगर हम बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, यानी अदर्स की मोटिवेशंस, अदर्स के इंटेंशंस, अदर्स की डिजायर, अगर सेल्फ, खुद की डिजायर्स, खुद के मोटिवेशन को समझने वाली बात होती तो इंट्रा पर्सनल हो जाता। इंट्रा का मतलब ये होता है सेल्फ, इंटर का मतलब 2 या 2 से अधिक, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं, इंटर का मतलब ये 2 या 2 से अधिक। जैसे इंटरनेट है इवन, तो सब जगह पे है। एक इंट्रानेट होता है, कभी पढ़ा हो। नेचुरलिस्टिक तो गार्डनर वगैरह में हो जाएगी, फार्मर्स में हो जाएगी। स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगी जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं, मूर्तिकार हैं, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े, बात ठीक है, देख रही है निशा मैम, हिमांशु मैम क्या बोल रही हैं। चलिए चलो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूँ, क्या बोल रही हो तुम। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एनपीई की बात हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन एनपीई 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बताइए कौन सा कथन प्रस्तावित है? Being educated in one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancements. अब कुछ लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, उनको हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। अब वो मदर टंग तक पढ़ के ही सही लगा देंगे उत्तर को कि मदर टंग की बात हो रही है, सही है बात, जबकि मदर टंग का नेक्स्ट ही वर्ड लिखा हुआ है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है रुकावट है। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में
बाधक है, डेट्रीमेंटल नहीं हो सकता। मदर टंग का यूज कभी भी ये आपको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, रुकावट नहीं है। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ के समझना जरूरी है सीडीपी में लैंग्वेज को। फिर आता है बी ऑप्शन, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्यों भाई, इंग्लिश क्यों होनी चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज? हमेशा हम कहेंगे मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा बच्चे की, है ना। तो ये बात भी गलत हो गई। फिर आता है मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग चिल्ड्रन। ये बात सही है, और ये इस बार जो अभी 2023 में पेपर हुआ उनमें भी रिपीट हुआ है, जबकि 2022 वाला एक सेट में आपको करा रही हूं, अभी भरपूर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इसीलिए कह रही हूं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया आपने पिछले 2 साल का भी, तो काम बन गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, या वो क्लासरूम जो मल्टीलिंगुअल है, जहां कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे और समझ भी उनकी बेहतर होगी, संज्ञानात्मक क्षमता उनकी बेहतर होगी। फिर आता है डी ऑप्शन, बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। ये बात जो है गलत है कि द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। ये बात गलत है। हम बाधा की तरह नहीं देखते, एक संसाधन की तरह देखते हैं बहुभाषिता को। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स, यानी बहुभाषिकता एक संसाधन है। ये आपके हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में एक टॉपिक भी है, ठीक है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं तालेब कह रहे हैं कि भाई लोग और भाई लोगों की बहनों लाइक भी कर दिया करो। कितनी प्यारी बात है। इतनी चिंता आपने की है पढ़ाई की या किसी और चीज की, जितनी तालेब ने आज लाइक की है। बहुत बढ़िया तालेब, है ना। समझ नहीं आ रहा कि मजाक उड़ा रही हूँ कि तारीफ कर रही हूँ। ऐसी ही तारीफ करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 1 नंबर में आना ही है। जेंडर पे मैं करा भी चुकी हूँ ये टॉपिक आपके यूट्यूब पे भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, जेंडर रोल्स यानी जेंडर भूमिकाएं या लिंग भूमिकाएं, हिंदी में कुछ भी लिख सकता है, दोनों ही। जेंडर रोल्स आर लर्नेड बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस या जेनेटिकली डिटरमिन्ड कंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या है बताइए। ये कैसी तारीफ है दीक्षा कह रही है। देखिए एक बार, पीआरटी बैच में एडमिशन रीओपन करा दीजिए। हो जाएगा नन्नी, शायद डेट भी डिसाइड हो गई है, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 1 जुलाई के आसपास हो जाएगा। नीट+यू में और पेडागोजी स्पेशल दोनों ही बैचेस में आप लोगों की भयंकर डिमांड आ रही है, उसमें एडमिशन क्लोज हो गए थे। चलिए बहुत बढ़िया, जय बजरंग। ठीक है जी, और बताइए। कह रहे हैं मेरा नीट क्वालिफाई हो गया सीटेट पढ़ के। हा। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए जेंडर रोल्स क्या है, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस हैं। ये कौन से अच्छे पदार्थ का सेवन आप कर रहे हैं कि आप इसका जवाब सी ऑप्शन दे रहे हैं। कैसे, मैं कहाँ, मतलब उठा ले रे देवा वाली स्थिति आ गई है। पानी चुल्लू भर कहीं से ढूंढ लो यार, है शर्म नहीं आती है। जेंडर लिखा है भाई, सेक्स नहीं लिखा है। सेक्स लिखा होता तब तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कहते कि महिला और पुरुष अलग तरीके से बने हैं, उनमें महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष में कुछ और होगा। मतलब ये जैविक विशेषताओं की बात हो रही है। सेक्स तो लिखा हो तब तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट लिखोगे, है। जेंडर को कैसे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कह दोगे भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कभी सिलेबस उठा के पढ़ना सीटेट का, ये टॉपिक भी है आपका। लिंग एक सामाजिक रचना के रूप में समाज ने बनाया है जेंडर रोल्स को, है ना। तभी हम देख रहे हैं इतना जेंडर बायसनेस और जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि आधे लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, जो कि समाज ने बनाया है। झाड़ू महिलाएं अच्छी लगाएंगी, ये किसने लिखा है, समाज ने बनाया है। तो लर्नेड बिहेवियर है जेंडर, कोई बायोलॉजिकल बिहेवियर नहीं है या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जेंडर रूल्स। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है, जेंडर समाज ने बनाया है। किसने पढ़ा दिया आपको? देखो लर्नेड बिहेवियर है, तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, ना कि सी, है ना। नींद में जवाब नहीं देना, जल्दीबाजी में पढ़ के जवाब देना है, ठीक है नवीन। चलिए, जेनेटिकली डिटरमिन्ड, अगेन सेक्स हो गया वो तो, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन भी सेक्स हो गया। इनेट बिहेवियर क्या होता है? इनेट बिहेवियर होते हैं आपके जो आपको जेनेटिक्स से मिल गया, आपके जीन्स से। जैसे मेरा टेम्परामेंट हो सकता है भाई, स्वभाव, मेरे माताजी पिताजी को जल्दी गुस्सा आता हो, वो थोड़ा सा टेम्परामेंट मेरे अंदर भी आ गया हो सकता है आईक्यू जो है वो कुछ हद तक हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होगा, आएगा स्ट्राइकर, है ना। तो इनेट बिहेवियर, या फिर इनेट बिहेवियर और क्या हो सकता है, या इनेट बिहेवियर आपका हो सकता है कि बच्चे को आप कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि दूध पीने की, वो गर्भ से ही वो सकिंग का जो स्कीमा कह लीजिए एक तरह से, वो इनेट बिहेवियर है कुछ हद तक। वो बस हल्का सा उसको पुश करो, वो अपने आप सीख जाता है माता से दुग्ध पान करना, ठीक है ना। फीडिंग जो है, आप ब्रेस्ट फीडिंग सिखा नहीं रहे बच्चे को, वो इनेट बिहेवियर जैसा ही है। तो ये, लेकिन जेंडर क्या है? लर्नेड बिहेवियर है कि समाज में लड़कियां ऐसे रहती हैं, लड़के वैसे रहते हैं, लड़कियां ये काम करती हैं, लड़के वो काम करते हैं। ये समाज ने सिखाया है, ये लर्नेड बिहेवियर है। ये अधिग्रहित व्यवहार है जिसका अधिग्रहण किया है अपने दुनिया में आकर के। कोई भी नाम नहीं लिखा था किसी भी काम पे, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। जब सेक्स लिखा हो तब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहना है।
या इनेट भी आप तब कहोगे, इनेट सही शब्द नहीं होगा, उसके लिए बायोलॉजिकल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से, आज हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट डीप में चल रहे हैं, प्रॉपरली समझ के चल रहे हैं, और ऐसी हरकतें मत करो यार, आंसू आ गए मेरे। ठीक, सही है बात। कोई कह रहा नींद आ रही है इसलिए गलत हो गया, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, सो जाओ, कल करना आंसर। क्या लगा था मैं इस पे भी ज्ञान दूंगी, अभी मूड नहीं है यार। देखिए बहुत बढ़िया, सबके मैसेजेस रीड करते हो, मेरा नहीं करते हो। दामिनी मिश्रा कह रही हैं, दामिनी ऐसा नहीं है, 66% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एक असेसमेंट का मूल्यांकन का तरीका है जो सीबीएसई ने लागू किया था, जिसको सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार आप बच्चे को पूरे साल किसी ना किसी फॉर्म में आकलन करते रहते हैं कि कितना सीखा, कैसे सीखा, कितना सीखना बाकी है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों पक्षों को, यानी शैक्षिक पढ़ाई लिखाई, पेपर पेंसिल टेस्ट वगैरह, और सह शैक्षिक मेहंदी लगाने में कैसा है, फुटबॉल खेलने में कैसा है, सिंगिंग में कैसा है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स करिकुलर को करिकुलर दोनों आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। ठीक है ना, तो ये बात आती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर। कौन सी बात सही है? कंपेयर करने के लिए कभी भी कोई भी आकलन नहीं होता कि एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी, तुम बी से अच्छे हो, तुम सी से अच्छे हो, शर्मा जी का बच्चा फर्स्ट आया, वर्मा जी का बच्चा ये आया। कंपेयर नहीं करना बच्चों को आपको, ये सबसे नेगेटिव बात है। ठीक है, टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, यानी बच्चे की समझ का आकलन और अपने पेडागोजी में, पेडागोजी क्या है? जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, आपके टीचिंग के फंडे एज अ टीचर, या फिर आपका वे ऑफ टीचिंग, आपकी साइंस ऑफ टीचिंग, आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग, उस पेडागोजिकल वेज में, उस पेडागोजी में परिवर्तन कर पाएंगे आप बच्चे का आकलन करके कि बच्चे को समझने में कहां दिक्कत आ रही है। अभी जेंडर वाला जो क्वेश्चन था वो 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, आप लोगों ने 50% से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दे दिया, तो अब मेरी मजबूरी हो गई कि उसमें मैं 1 घंटे तक ज्ञान दूं, मतलब थोड़ा उसको एक्सप्लेन करूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपनी पेडागोजी में चेंज करूंगी। जैसे ही मैं आकलन हुआ पोल के माध्यम से कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो मेरे पास फीडबैक आ गया कि अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए करिकुलम की जो पेडागोजी है, मेथड है अपना, उसको मॉडिफाई कर लूं, इसलिए पोल हो गया जरूरी। तो ये बात तो एकदम सही है, सीसी इसीलिए लाया गया कि फीडबैक दिया जा सके और बेहतर किया जा सके लर्निंग को, आप जान सकें बच्चों को कितना आता है और कैसे उसको बेहतर करेंगे। रैंक करने के लिए, लेबल करने के लिए, पास और फेल का ठप्पा लगाने के लिए इसलिए नहीं होता आकलन। तो बाकी के ऑप्शन सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट आप जवाब दे पाएंगे। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड, यानी आकलन का तरीका निर्धारित करने से पहले, डिसाइड करने से पहले कि किस मेथड से असेसमेंट होगा, पेपर पेंसिल पे लेंगे, ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई और एक्टिविटी करा के जांचेंगे बच्चे को, ये सब डिसाइड करने से पहले व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, यानी टीचर को किन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, बताइएगा। पहला ऑप्शन है हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट्स बिसाइड मी, यानी मेरे अलावा ये जो रिजल्ट्स आएंगे इनको कौन कौन यूज करने वाला है। प्रिंसिपल देखेंगे, बच्चे के पेरेंट्स देखेंगे, कौन देखेंगे? बात तो सही है। फिर आते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं कि बच्चा किस चीज को स्लो सीखता है, धीमे सीखता है, सबसे जल्दी कब सीखता है, जांचना कि कितने समय में कितनी चीज बच्चा सीखता है, ये लर्निंग कर्व है। किसने दिया था? हरमन एबिंगहॉस। फिर आता है विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, एज अ टीचर मेरे मेथड्स में कोई पंगा तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, या कौन से मेथड्स अच्छे हैं उन पे मैं प्रकाश डाल पाऊंगी। ऐसे मेथड मुझे असेसमेंट के लिए लेके आने ताकि मुझे भी पता लग सके कितने % लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, या ये तरीके से मेरे को इस तरीके से इस चीज को समझाना है, या दोबारा समझाने की जरूरत है। Which method would help to label and segregate students, ये बात एकदम गड़बड़ हो जाएगी। आप लेबल और सेग्रीगेट बच्चों पे ठप्पा लगाने के लिए, तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धू हो, इसलिए आकलन नहीं करते, है ना। बच्चे में कमियां निकालने के लिए नहीं, उसको सुधारने, उसको बेहतर करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों ही बातें जो है यहाँ सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप में से 52% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, इसी क्वेश्चन को ऑप्शंस चेंज करके पूछा गया था 2022 वाले पेपर में, जनवरी 2022, मतलब जो इससे पिछले साल वाला ऑनलाइन का एग्जाम था। अब उसमें ऑप्शन में सेकंड और थर्ड का ऑप्शन था। अगर सेकंड और थर्ड का ऑप्शन है तो सिर्फ सेकंड और थर्ड को चूज कर लीजिएगा। उसका रीजन है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं देगा आपको ऑप्शन, है ना। उसका रीजन है कि इस बात को आप फिर भी हटा सकते हो कि ये आपका बहुत ज्यादा टेंशन वाला मुद्दा नहीं है कि आपके अलावा कौन यूज करेगा उस टेस्ट को। अगर ये बात कंसिडर की जा रही है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का ऑप्शन एक साथ नहीं है तो सेकंड और थर्ड को चूज कर लोगे। मतलब क्या हुआ? जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उनको चूज किया जाता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। कई बार पेडागोजी में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा।
इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है, देखिए क्या पूछा है और पोल में जवाब दीजिए, इतने में कमेंट पढ़ती हूँ। नवीन कुमार यादव कह रहे हैं मैम मेरा सीटेट नहीं निकल रहा है, मैं आपका वीडियो 2018 से देख रहा हूँ, क्या करूँ मैं डिस्प्रेशन में आ गया हूँ, है ना, डिस्प्रेशन ही लिखा है ना, डिप्रेशन में आ गया हूँ, कैसे निकलेगा मैम प्लीज हेल्प मी। तो नवीन आप मजाक में देख रहे हैं या तो कुछ तो गड़बड़ आपके टेक्निक में है ना। मैं यहाँ पे ये कह देती कि मेरी पेडागोजी में होगी, बट क्योंकि आप एक्सेप्शनल केस लग रहे हैं मुझे, तो इस केस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे पास पूरा डेटा नहीं है आपके बारे में, या तो मेल कीजिए। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए होते और प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लिया होता, ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर नहीं निकले। भाई 2-3 चीजें होती हैं, या तो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करनी है, फिर टीचर बदल के देखो, जो भी करना है करके देखो, दूसरी किताब पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है और उसके बाद क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम सही चीज जो पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं फिर, है ना। तो नवीन आप एक काम कीजिए, मेल कीजिए, आपका इसी बार पेपर क्लियर कराएंगे, इतना तोप पेपर नहीं है कि क्लियर ना हो, तरीका गलत होगा पढ़ने का तो गड़बड़ होगी, अगर एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देख रहे हो तो गड़बड़ होगी, ठीक है ना। और आप चाहते हैं कि हम अपना अलग से एक पर्सनल ट्यूशन है, क्या कहते हैं, तो होम ट्यूशन दिया जाए आपको, वो भी कर देंगे। मजाक कर रही हूँ यार, उतना समय तो अभी संभव नहीं है, बट हाँ गाइड जरूर कर दिया जाएगा, आप मेल कर देना, है ना। देखिए वो फिर पता लगता है आपके स्कोर को देख के कि किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ आ रही है, क्या आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, क्या आप बस क्वेश्चन करने के लिए आ जाते हैं यूट्यूब पे, या थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया नोट से, या मैराथन देख लिए हैं, है ना। बहुत सारे डॉक्टर को ऐसा थोड़ी बताया जाता है ये हो गया है, वो जांच करेगा, पता लगाएगा कारणों का, देखिए डायग्नोस किया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट, यानी समावेशी शिक्षा जो है उससे क्या अभिप्राय है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी ईडब्ल्यूएस को लागू करना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, इसी को समायोजन कहते हैं, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं कि आप सबको इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस क्या, हर तरह के बच्चे को साथ लेके चलना, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ना कि सिर्फ ये बात। बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, जो डिसेबल्ड बच्चा है या किसी भी प्रकार का बच्चा है स्पेशल स्कूल में नहीं डालना। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब ये हर तरह का बच्चा आप ही के स्कूल में होगा, नॉर्मल रेगुलर स्कूल में, कहां होगा, सामान्य स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। ओनली इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाएगी भाई, जो भी मदर टंग होगी या जो भी जरूरी भाषा होंगी, जो भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का प्रयोग होगा गवर्नमेंट स्कूल में भी, तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, यानी योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये बात इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। इक्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल की बात करती है, समता एवं समानता की बात करती है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पे मैं एक सेशन ले चुकी हूँ अभी रिसेंटली, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग, ये पेट पे बाण मारने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए असर्शन यानी कथन और रीजन है आपका कारण। तो कथन है एक और उसका कारण देखना है आपको। कथन क्या है, व्हाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ वेज को यूज करना चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, उदाहरण डिफरेंट दे सकते हैं, 70 तरीके हैं, किसी भी एक चीज को पढ़ाने का एक ही तरीका नहीं है, ठीक है ना। कोई कह रहा, अभिलाषा कह रही है नेगेटिव कमेंट्स मत पढ़ा करो, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे कैसे यार, फिर तो आपको आपको क्या पता है, अगर फेक भी कमेंट होगा फिर तो आप तो दिल पे ले जाएंगे हर बात को, है ऐसे तो जी लिया आप इंटरनेट पे, भाई यहाँ कुछ पता नहीं है कौन कितना सच बोल रहा है, क्या है कहानी, हम ये मान लेते हैं कि हाँ अच्छी बात है, बट नेगेटिव बात को इतनी जल्दी अगर मान लोगे तो फिर तो दुनिया में जी लिए आप, है ना। देखिए अगर हम बात करें, इतना हल्का दिमाग लेके नहीं चलना, मुश्किल हो जाएगा जीना। वाइल टीचिंग आप अपनी मैथ पे फोकस करिए ना, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, सिर्फ खुद से है। 90 नंबर जिसके आगे वो क्वालिफाई कर गया, जबकि आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, लेकिन किसी का किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, मेरिट नहीं बनेगी यहाँ। देखिए while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, यानी डिफरेंट वेज में टीचर को पढ़ाना चाहिए, एक चीज को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया है इसका, टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, क्योंकि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं तो टीचर को उसी तरह से अपनी पेडागोजी में, अपने वेज ऑफ टीचिंग में परिवर्तन कर लेना चाहिए। बात एकदम सही है या गलत है, एकदम सही है। 120 तक आता है, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आएगा ऑनलाइन जो रियल एग्जाम होगा उसमें रियाज। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ही बातें सही हैं, और जो रीजन दिया है वो सही से एक्सप्लेन करता है कि क्यों परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट तरीके से बच्चों की नीड्स को हम सूट कर पाएंगे यदि मल्टीपल वेज में पढ़ाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखेगा,
ये कहता है आ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी बच्चे को रोजमर्रा में लिखने में दिक्कत हो रही है, निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जब भी वो लिखता है कुछ ना कुछ गड़बड़ें उसकी होती रहती हैं। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स को यानी लेटर्स को फॉर्म करने में, उसको ए बनाने में, बी बनाने में गड़बड़ होती है, वो ठीक से नहीं बना पाता। एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब उसको पता है एक तो 100 लिखा, फिर या तो ज्यादा पास लिख दिया या फिर एक वर्ड से दूसरा वर्ड ज्यादा ही दूर लिख दिया, कितना स्पेस प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा बच्चे से। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। ये आपकी सीटेट की ही अंग्रेजी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, हिंट्स टुवर्ड्स नहीं होगा, हिंट टुवर्ड्स, ठीक है ना। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, देखो पढ़ने में यही बात होती तो हम कह देते डिसलेक्सिया है, लेकिन ये बात लिखने से संबंधित है। कैलकुलेशन में एंजाइटी होती, समस्या होती कुछ, तो हम कह देते डिसकैलकुलिया है। एडीएचडी होता है बच्चा उठ के घूमता फिरे, टिक ना पाए एक जगह पे, उसका ध्यान ना टिके, अटेंशन में कमी हो, इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो सब हम मान सकते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ डिस्ग्रेफिया की तरफ ही ये सही उत्तर हमें लेके जा रहा है, क्योंकि लिखने में राइटिंग से संबंधित समस्या है बच्चे को, है ना। लिखने में ये भी लिखा जा सकता था, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था, इलेजिबल राइटिंग है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है, जो लिखा जा रहा है वो पढ़ नहीं पाएंगे। आप ऐसे बच्चे की नोटबुक अगर उठा करके देखेंगे, कॉपी जो है उसकी उठा करके देखेंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी किलम काटी कुछ भी लिखता है वो, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लिखने में समस्या है ना। आलेख वैकल्य या फिर डिस्ग्राफिया भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और जवाब दीजिए। ये कहता है टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर करने के लिए। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं भाई, सभी लोग डिफरेंट है, बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं। 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 एक तरीके से सीखेंगे जरूरी नहीं है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हमारे इंटरेस्ट यानी हमारी रुचि अलग हो सकती है। मुझे कोई खाना पसंद होगा, निशा को कोई और खाना पसंद होगा, मतलब फेवरेट फूड डिफरेंट हो सकता है, फेवरेट हॉबीज जो है वो डिफरेंट हो सकती है हमारी, है ना। तो ये क्या हुआ, हम अपने इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में डिफरेंट होते हैं, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम सब कुछ सेम तो नहीं हो सकते, सारे सेम हो गए तो फिर रॉबर्ट्स बन जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान कैसे रखें, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन। वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस, बेस्ट तरीका है कि मल्टीपल वेज मल्टीपल बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म पेडागोजी नहीं, डिफरेंशिएटेड, है ना। पेपर पेंसिल टेस्ट कोई इकलौता तरीका नहीं है, इससे बच्चा एक्टिव नहीं है, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ वेज में एक्टिव होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कई लोगों को डाउट है, मैं लास्ट में कराऊंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, लड्डू सवाल बिल्कुल इसको कहेंगे हम, है ना। जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए लाइक शेयर करते हुए, अगर आप भूल गए हैं और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि मुख्य विशेषता कह लीजिए, अनिवार्य लक्षण है, इसेंशियल है, आवश्यक है। यदि रचनात्मकता लानी है बच्चे में, कुछ नया लेकर के आना है या नयापन चाहिए आपको, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए, जरूरी चीज क्या है क्रिएटिविटी के लिए। इंपल्सिवनेस तो ऐसी होती है कि अब मन किया 1 मिनट में ये शुरू किया, फिर दूसरा कुछ शुरू कर दिया, कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब जैसे इंपल्स आ रही है अंदर से वैसे कर लिया, तो इससे क्रिएटिविटी नहीं आती इंपल्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ इंपल्सिव होने से, ठीक है ना। फिर आती है बात सेंट्रेशन इन थॉट। अगर सेंट्रेशन इन थॉट है, इसका मतलब फोकस नहीं कहते इसको कहते हैं कि बस एक ही तरीके से किसी चीज को देख पा रहे हो, वो प्याजे वाला सेंट्रेशन की बात हो रही है, नेगेटिव है ये। क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी, डिफरेंट तरीके से सोचने पे, डिसेंटर करने पे आ पाती है क्रिएटिविटी। कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। आपको बताया था क्या साथ में चलता है, डीसी साथ में चलता है, ना कि सीसी, मतलब कन्वर्जेंट और क्रिएटिविटी साथ में नहीं चलते, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ में जाते हैं। तो दिशाओं में सोचने से रचनात्मकता आती है कि भाई मटका देखा और देखा कि इसमें समस्या होती है लोगों को यूज करने के लिए, तो एक काम करो, इसमें टैप लगा दो। पहले कुछ और सोचा होगा, पहले वो आता था ना मटके से निकालने वाला एक, हाँ, तो पहले वो किसी ने वो भी क्रिएटिविटी सोची होगी, दिशाओं में सोचा होगा, मल्टीपल चीजें सोची होंगी, फिर उसमें से एक चीज यूज की होगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान की संरचना और अर्थ का निर्माण किस प्रकार करते हैं। प्याजे को याद कीजिए, जो कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके सक्रिय भागीदारी के थ्रू, यानी नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्शन करते हैं। बताइए, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन। हाँ, बच्चा एक्टिव होगा तो बिल्कुल,
प्ले में भी बच्चा एक्टिव होता है, खेलते कूदते अपनी मीनिंग का वो वहां पे निर्माण करेगा। एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, हाँ ठीक है, जो भी उसके पास मटेरियल है, एक पेन भी मिल जाएगा तो उसको खोल के देखेंगे, है ना। इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, यहाँ भी एक्टिव है। तो चारों ऑप्शंस में बच्चा हमें एक्टिव नजर आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज दी सिंपल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 74% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हमें देखना बच्चा कहाँ एक्टिव है। चारों में एक्टिव है तो ठीक है, अगर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता तो सबसे ज्यादा एक्टिव जहां होता है उसको चूज कर लेते। पहला मतलब क्वेश्चन है 22, 22वां सवाल है, टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर्स। जनरली ये मेमोरी का चैप्टर आपके सिलेबस में ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सीटेट के सिलेबस में मेमोरी नहीं आता है। मेमोरी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है ना। टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर, लेकिन ये आपको बेसिक बात है मेमोरी की, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी हमें पता होना चाहिए, +-7, 7 +-2, मतलब 7 या 5 या 9 आइटम्स होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ 20 से 30 सेकंड के लिए होती है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा के लिए होती है। ये बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए मेमोरी के बारे में। इसके अलावा ये इस तरह का एक छोटा सा मैकेनिज्म है जो मैं अभी आपको बता दूंगी, तो इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, कहीं से उठ के आ जाए पेपर में तो। टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर्स, आवर टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट्स टू डिवाइड 10 डिजिट्स ऑफ फोन नंबर इनटू 3 to 4 स्मॉलर यूनिट्स and then remember the strategy suggested by the teacher here is called। अब ये पेडागोजी से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया, ये मेमोरी चैप्टर नहीं आया आपके पेपर में। पेडागोजिकल वेज जो एक चैप्टर है उस टॉपिक से जोड़ दिया कि आपके वेज क्या होंगे पढ़ाने के किसी चीज को, ठीक है ना, लर्निंग के वेज क्या होंगे। तो एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है। इस तरह का सवाल वैसे आता नहीं है जनरली, ये रेयर केस था, पिछले साल आया था, इस साल तो आया भी नहीं है, बट आ जाएगा कल को, तो आप अटके ना। मान लीजिए 10 नंबर का एक फोन नंबर है, 9599161025, ये लेट्स लर्न का नंबर हुआ करता था, क्या होता है अभी भी, बट वर्क नहीं करता, कॉलिंग के लिए अवेलेबल अभी नहीं है। अब अध्यापिका ने कहा 3-4 का ग्रुप करा, तो जैसे मैंने अभी बोला ना, तो मैंने क्या बोला, 9599, मतलब ये 4 का चंक मेरे दिमाग में होगा। फिर मैंने कहा 161025, ऐसे याद करते हैं ना हम, 99 फलाना ढिमकाना, 310, 800 फलाना, नंबर बोल देती मैं अभी तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नहीं कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाती मैं, केयर फॉर्म। देखिए तो ये क्या है, चंकिंग कहते हैं उसको, टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है ना, टुकड़ों में तोड़ना कहते हैं इसको। चंकिंग के थ्रू हम बड़ी चीजों को याद रख सकते हैं, चंक्स में तोड़ करके। चंक समझते हो, सोया चंक्स आते हैं, मम्मी बनाती होंगी घर में, आते हैं तुम्हारे भी, हाँ। तो सोया चंक्स, वो सोयाबीन की जो प्रॉपर वो होते थे बॉल्स, उनको चंक में तोड़ दिया, मतलब टुकड़ों में बांट दिया, तो वो सोया चंक बन गए। उसी तरह से जब आपने किसी एक यूनिट को, एक नंबर को टुकड़ों में तोड़ करके याद कर लिया, तो वो खंडीकरण हो गया, चंकिंग कहलाता है ये मैकेनिज्म, है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीजें चंक में याद करते हैं। ये एसिमिलेशन तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन एग्जैक्टली ये उदाहरण एसिमिलेशन का नहीं है। एनकोडिंग होता है जब आपने, है ना, यही होता था ना, लव, नहीं, अरे यार मैं तो बहुत फुद्दू इस मामले में, रुको 1 मिनट अभी बताती हूँ। एनकोडिंग क्या है, मेमोरी में फीड करने के लिए आप फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे आप, हाँ, सेंसरी इंफॉर्मेशन को। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतना सुंदर उदाहरण आ रहा था, फ्लो खराब कर देते हो। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं, किसी को तो समझ आ गया, देखो मैंने बताने से पहले, हाँ, नहीं, कोई कह रहा है 145+ आएगा, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं, ये आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत कॉमन है ना, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं लोग, एनकोड कर दिया, देख रहे हो जादू, देख रहे हो, ये क्या है, एनकोड कर दिया, मतलब एनकोड कर दिया, एक कोड में परिवर्तित कर दिया। अब सामने वाला इसको डिकोड कर लेगा फटाफट से कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप तो कहना चाहते थे, आप क्या कहना चाहते थे, ठीक है, मजाक के लिए फन एलिमेंट जोड़ रही हूं, है ना। तो ये क्या है, एनकोड किया। जैसे आपने मूवी देखी होगी, वो कौन सी मूवी है जिसमें हॉलिडे या ऐसी जो स्पाई वाली मूवीज होती हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि रॉ या एजेंट्स काम कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो वो कोडिंग डिकोडिंग चलती है वहां पे, कि आप एनकोड करेंगे, कोड भेजेंगे और सामने वाला उसको डिकोड करेगा। तो वो कोड में बनाने के लिए, उस कोड में परिवर्तित करने को एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए कितने खुश हैं लोग, बस ऐसी बातें कर लो एकदम खुश रहते हैं। अडेप्टेशन नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अडेप्ट में कुछ चेंज थोड़ी किया। चलो क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स।
यानी किस प्रकार के अधिगम पे सबसे ज्यादा जोर स्कूल में दिया जाना चाहिए? बताइए फटाफट से। देखो कितनी हंसी आ रही है, लोटपोट हो चुके हैं। क्या मैम आपके एग्जाम्पल भी? हाँ शालिनी, तभी तो अब आप छोटे बच्चे थोड़ी 5वीं क्लास में नहीं डिस्कशन चल रहा ना, आप सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। देखिए मैम मैं मूवी नहीं देखती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने आपको बाकी एग्जांपल्स दे दिए ना। देखिए तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स, यानी विद्यालयों में सबसे अधिक किस तरह के अधिगम पर बल दिया जाना चाहिए? 95% लोग ए कह रहे हैं। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, यानी परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, यानी जो भी हमारा एनवायरमेंट है आसपास का, वहां इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चा एक्टिव भी है, वाइगॉस्की भी फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक, रोट मेमोराइजेशन, रटना नहीं है, रेट नहीं है, रोट होगा, है ना, विषय वस्तु को रटना नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट लर्निंग नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम जो जीवन से जोड़ के हम समझ रहे हैं उस पर फोकस करना है। पैसिव नहीं रखना, बच्चे को एक्टिव रखना है। कंडीशनिंग नहीं करानी, बच्चे को एक्टिव रखना है। कंडीशनिंग में भी एक तरह का रट्टाफिकेशन होता है, बार बार आदत डलवाई जाती है, तो ए ऑप्शन सही है जहां बच्चा एक्टिव है, बाकी तीनों में बच्चा एक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट मुझे उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे हम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट, यानी निम्न में से कौन सा युग्म, जोड़े दिए हुए हैं 4, उनमें से 2 का सेट बनेगा जो सही होगा। कौन सा युग्म सामाजिक संरचनावाद उपागम, यानी समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखना, वाइगॉस्की की थियोरी, जहां ग्रुप में या 2 से अधिक लोग मिलकर के सीख रहे हो? बताइएगा। शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद मोना सिंह, है ना। एड्रेस भिजवा दीजिए, हम कुछ नहीं भिजवाएंगे। देखिए, सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज। देखिए याद रखिएगा, जहां भी कंस्ट्रक्टिविज्म आ रहा है वहां रिवॉर्ड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पे या पनिशमेंट पे फोकस नहीं करते रचनावादी लोग, चाहे वो प्याजे हो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, चाहे वो वाइगॉस्की हो, प्याजे रेडिकल हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे फोकस करता है, व्यवहारवाद, स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक, इस तरह के लोग। बी ऑप्शन है, Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. यानी डिस्कशन की बात हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, लड्डू नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ पे बच्चे को, लेकिन ग्रुप में एक्टिव रखा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के सीख रहे हैं, तभी तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लागू होगा। अरुंधति एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्चुअल मटेरियल, एकदम इतना पॉजिटिव वर्ड है कॉन्टेक्चुअल वर्ड, संदर्भ यानी जीवन से जोड़ना, संदर्भ से जोड़ना। रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट 5 टाइम्स। इसको रट्टाफिकेशन ही कहते हैं कि 5 बार लिख पाओ, 10 बार लिख पाओ, ये कराओ, है ना। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड यही 2 सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जहां बच्चा सच में एक्टिव है, रट्टाफिकेशन नहीं हो रही है। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 68% लोग सही उत्तर दे पाए हैं, बाकी सबने गलत उत्तर यहां दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 सवाल और हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स, यानी आप चाहते हैं कि बच्चे समस्या समाधान करता बने। समस्या समाधान करता कौन होता है? बच्चे के सामने प्रॉब्लम आए, चाहे वो मैथ्स की हो, जीवन की हो, जो भी हो, और वो उसको सॉल्व करना सीखे, उसके लिए क्या करेंगे? जनरेटिंग फियर अमंगस्ट योर स्टूडेंट्स, डर से नहीं समस्या का समाधान होगा, डर नहीं भरना बच्चे में। एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे, ये भी एकदम खराब तरीका है कि अगर आपने फिक्स्ड वे है, आपका कोई भी समस्या आती है, आप मम्मी कहती है बेटा फोन से हो रहा है ये सब कुछ, या एक ही तरीका है आपके पास हर समस्या का एक समाधान, ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा एड्स में होता है, ऐसा बस में चूरन बेचने वाले व्यक्ति कह सकते हैं, आप नहीं कहेंगे एज अ टीचर और लर्नर। फिक्स्ड वे नहीं हो सकता समस्या का समाधान का, इसको मेंटल सेट कहते हैं कि एक ही सेट तरीका हो गया दिमाग में, नए तरीके नहीं सोच पाता दिमाग। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, ये बात एकदम सही है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में तोड़ के उसका विश्लेषण करना। वो न्यूज में आता था ना, क्या डीएनए और समथिंग आता था, डेली न्यूज एनालिसिस और समथिंग, एक एपिसोड आता था, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, पापा देखते थे ना बहुत। तो ये एनालिसिस मतलब हर दिन की जो भी न्यूज है उसको एनालाइज कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, क्या ये सच है, क्या 2000 के नोट में चिप है, नहीं है, व्हाटएवर, तो उसका विश्लेषण करना, किसी भी समस्या का उसको टुकड़ों में तोड़ के देखना और फिर समाधान तक पहुंचना, ये एक अच्छा तरीका होता है। एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, भैया निष्क्रिय नहीं रखते बच्चे को, रट्टे नहीं लगवाने, उससे एक्टिव रखना है बच्चे को, सक्रिय रखना है ना कि निष्क्रिय। तो एकमात्र सही उत्तर सी ऑप्शन है, जहां बच्चा एक्टिव है। समरूपों के देखिए अंग्रेजी में कुछ दे दिया, हिंदी में कुछ दे दिया, एनालिसिस होता तब भी ठीक था, बट इसका जो सही वर्ड होगा इंग्लिश में, ये आपके पेपर में ही मिस्टेक है, ये एनालॉजी होगा, क्योंकि हिंदी में जब इन्होंने लिखा है ना, एनालिसिस गलत नहीं था, लेकिन
हिंदी में क्योंकि लिखा है तो मैं समझ गई, क्योंकि ये हमेशा आता है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। समरूपों के इस्तेमाल, समरूप होते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? ये प्रॉब्लम आपने कभी इस तरह की कोई सॉल्व की है, आज उस तरह की कोई और प्रॉब्लम आ गई है, जो थोड़ा उससे सीखा था उसको इस सिचुएशन में भी लागू कर दिया है। एक ही तरीका नहीं है, बट उस तरह की समस्याओं के समाधान में इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो जो आपने वहां सीखा था उसको आप यहां लागू करेंगे। रट्टा नहीं लगा के बैठे हैं कि बस उसी आंसर को चेप देंगे। ये एनालॉजी है। जब मैं कह रही हूं कि इस तरह की चीज हमने समझी थी, तो उस तरह की चीज कोई भी, ठीक है ना। जैसे हमारी जो आंखें हैं वो एक कैमरा की जैसी है, ये एनालॉजी है, यानी समरूप। उस तरह की अगर कोई समस्या सॉल्व की है तो उसके ज्ञान को यहां पे यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाएगी। उस तरह की कोई प्रॉब्लम पहले आई होगी तो आपने देखा यार, आपकी लाइफ में कोई नई समस्या आई, क्या यार ठीक है ब्रेकअप तो पहले भी देखा है, कोई बात नहीं झेल लेंगे। क्या हुआ? ये हुआ थोड़ी है तुम्हारा, देखिए मजाक कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? ये हुई एनालॉजी, कि मतलब सेम तरह की समस्या आप पहले भी फेस कर चुके हैं, तो जो भी उसमें कॉमन चीजें थी, कुछ नई भी हो सकते हैं इस बार की समस्या में, लेकिन उनको आप यूज कर लेंगे समस्या के साथ डील करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ज्यादा दिल पे मत ले जाना, मैं मजे लेती रहती हूँ निशा की, ब्रेकअप होने के लिए पैचअप होना जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इसको भी तो एक्टिव रखना है ना, ये सो जाती है बीच बीच में, तो आप लोगों के साथ साथ निशा को भी सक्रिय रखने की जिम्मेदारी इस कक्षा में मेरी ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम क्या होता है? अर्थपूर्ण अधिगम। सार्थक कब होगी कोई चीज? जब आपकी जीवन से जुड़ जाए। ब्रेकअप का एग्जांपल समझ में आता है आपको, जीवन से जुड़ जाता है। देखो, प्रमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग, डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कॉन्टेक्चुअलाइज, संदर्भ से जोड़ना है। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज, ये बात एकदम सही है कि एक समस्या के समाधान के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। रोट लर्निंग, जी नहीं। कॉपी करना, जी नहीं। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही तरीका है जहां पे बच्चा एक्टिव होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 3 सवाल और हैं। 11वां सवाल में कराऊंगी, 11th क्वेश्चन किसी को समस्या थी। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। यानी अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं कि कुछ तो इंटरनल है मेरे अंदर जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना, तो आंतरिक कारणों पर अगर आरोपित कर रहे हैं बच्चे, तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। मेरे ख्याल में ये एक्सटर्नल होना चाहिए था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, बट कोई नहीं। शेम तो नहीं होगी क्योंकि एक्सटर्नल होगा कोई रीजन कि बाहर के लोगों की वजह से हो रहा है, एंग्जाइटी, एंगर, नहीं। यहाँ पे प्राइड हो जाएगा इन सब ऑप्शंस में से, कि आंतरिक कारण पे अगर हम फोकस करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? आपकी एफर्ट, आपका क्या कहेंगे उसको, आपका अभ्यास, आपका प्रयास, कि भाई मैंने मेहनत की और उसका रिजल्ट कुछ निकल करके आया, पॉजिटिव है, तो मैं गर्व महसूस करूंगी। यहाँ पे नेगेटिव होता तो कुछ और हो जाता। तो इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं डालना। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? पेपर खराब आ गया था, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, ये मुझे तो अच्छी सुविधाएं नहीं मिली थी, मेरे दोस्त को मिली थी। हो सकता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स सच भी हो, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इंटरनल फैक्टर्स पे डाला जा रहा है, इसका मतलब आप अपनी आंतरिक क्षमता पे, कि आपने कितना अच्छा आपको आता था या कितनी अच्छी मेहनत की, तो ये प्राइड की भावना यहाँ पे आ सकती है। इन 3 ऑप्शंस में एकमात्र यही सही की तरफ हमें लेके जा रहा है। अगर ये ऑप्शंस चेंज कर देगा तो उत्तर भी इसका बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी मतलब मल्टीपल सेंसेस, 5 सेंसेस है ना। देखना मतलब हमारी आंखें, कान मतलब देखना, सुनना, टच फील करना, टेस्ट करना, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो मल्टीपल सेंसेस को जितना ज्यादा, मैं ये कहती हूँ जितना ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा अपने सेंसेस को, बच्चे के सेंसेस को इन्वॉल्व करना है, उतनी बेहतर लर्निंग होगी। जितना बढ़िया आपने सेंसेस को इन्वॉल्व कर लिया, जितने ज्यादा, मतलब उसको सुनने को भी कुछ दे दो, देखने को भी कुछ दे दो, कराने को, टच करने को भी कुछ दे दो, है ना। तो ये सब अगर स्मेल करने को कुछ दे दो, मतलब सारे जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना बच्चा एक्टिव होगा। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एनकरेज किया जाना चाहिए। रीजन बताइए। लर्निंग ज्यादा प्रभावी होती है, बिल्कुल 100% सही बात है, पहला ही ऑप्शन। बाकी के 3 भी चेक करेंगे। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन। ऐसा नहीं है, मल्टी सेंसरी में तो सभी तरह के बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे कोई देख के सीखने वाला बच्चा हो, कोई सुन के सीखने वाला बच्चा हो। हमने बहुत बार डिस्कस किया ना, 3 लर्निंग स्टाइल होते हैं मुख्य रूप से सीखने के। जो 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं आपके, कौन से? एक है आपका ओरल लर्नर्स। ओरल समझते हो? ओरल ओरल नहीं है कि बोल के, ओरल होते हैं सुन के, ऑडियो से, ध्यान रखिएगा ये वर्ड बनाई ही है ऑडियो से, मतलब सुन के, लिसनिंग वाले, जैसे जिनको पॉडकास्ट या वो वीडियो सुन के भी समझ जाते हैं, लिसनिंग। दूसरे होते हैं विजुअल लर्नर्स, जिनको कोई चार्ट दिखा दो, मूवी दिखा दो, कुछ पिक्चर दिखा दो, उससे जल्दी समझते हैं, है ना।
देख करके। मोर देन 65% लोग इसी में आते हैं कि उनको कोई चार्ट पिक्चर कुछ दिखा दो तुरंत समझ जाते हैं। काइंस्थेटिक होते हैं बहुत ही कम, मतलब इनको करके ही दिखाना पड़ेगा या इनको एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा। छोटे बच्चों में ये चीज ज्यादा रहती है, ये कुछ 5% के आसपास है। बाकी के 30% लोग ऑरल यानी सुन करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हमने इन तीनों स्टाइल्स को, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं यानी सीखने के तरीके हैं, स्टाइल्स हैं। कुछ बच्चों को ग्रुप स्टडी पसंद होगी, कुछ को अकेले पढ़ना पसंद होगा, कुछ को किताब से पढ़ना पसंद है, कुछ को वीडियो देख के पसंद है ना, कुछ को सुन के पढ़ना पसंद है, उनका दोस्त उनको सुना दे, अच्छा भाई ये वाली डेफिनेशन सुनाइयो, तुरंत याद हो जाती है। तो ये क्या है, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं। अलग अलग सेंसेस को मतलब जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना बेहतर चांस है कि आप बेहतर सीख पाएंगे। तो एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड होगा इससे तो बच्चा कि वो अलग अलग तरीके से सीख पाए। इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर। टीचर का टाइम बचाने के लिए जीवन नहीं चल रहा है यहाँ, बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए। इट यील्ड्स टू डॉसिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी आज्ञापरायणता पैदा करता है कि बच्चे की बात, मतलब टीचर की बात नहीं मानेगा बच्चा, इससे ऐसा कुछ नहीं है। मल्टी सेंसरी से वो एंगेज्ड रहेगा, इफेक्टिव तरीका है, प्रभावी तरीका है सीखने का। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। एक नंबर का क्वेश्चन इस पे हमेशा आता ही है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स। मिसकॉन्सेप्शन लिखा हो, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन लिखा हो, नाइव कॉन्सेप्शंस लिखा हो, बात बराबर ही है। ठीक है अनिल सिंह, बताइए फटाफट से कौन सी बात मिसकॉन्सेप्शन फॉर्म होने के बारे में या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन फॉर्म होने के बारे में सही नहीं है। नॉट पूछा है, 3 इडियट्स के जैसे कान खड़े कर लेना, रणछोड़ दास जैसे, जहां पे ध्यान से जवाब देना है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस फॉर्म होते क्या है अभी बताऊंगी। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं या भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं कि बच्चे ने, टीचर ने पढ़ाया वाटर इज कलरलेस, यानी पानी का कोई रंग नहीं होता। बच्चा कह रहा है जी रंग होता है, मैंने तो देखा है ग्लूकॉन डी का पानी, वो तो होता है कैसा, ऑरेंज कलर का। मैंने तो तालाब में पानी देखा है, वो तो हरे रंग का होता है। अब बच्चे के अंदर भ्रांति हो गई है, भ्रांति पैदा हो गई है एक। इस भ्रांति को ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं कि बच्चे ने अपनी एक वैकल्पिक अवधारणा पैदा कर ली है। इसी को नाइव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि उसने अपने अनुभव के आधार पर जो बात फैक्चुअली सही नहीं है उसको सही मान लिया है। ये हो सकता है बच्चे में, बहुत ही नेचुरल बात है ना। तो ये क्या हुआ, ये है आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, नेचुरल है। इसको डील करने का तरीका कौन सा सही नहीं है। पहला है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड। ऐसा नहीं है, इसको एनकरेज करेंगे क्योंकि ये बच्चे ने भाई कुछ ना से कुछ तो अच्छा है ना, वो अपने पास कुछ तो अवधारणा पैदा कर रहा है, एनकरेज ही करते हैं, इसको डिस्करेज नहीं करते। फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल अमॉन्ग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। ये बात तो सही है भाई, ये एक स्वाभाविक सी बात है, बड़ों में भी हो सकती है भ्रांति और छोटों में भी हो सकती है। आवर टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दीज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस एज दे आर सिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि इनको केटर किया जाना चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए टीचर के द्वारा। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, rather these represent children's intuitive ideas about world around them। इंट्यूटिव स्टेज पढ़ी थी ना हमने, जब मैंने कहा था मेरी बॉल भी गोल, चांद भी गोल, तो बच्चा सोचेगा भैया जो है इसलिए मेरा जो चांद है वो बॉल के जैसा है। ये इंट्यूटिव थॉट है, सहज विचार। 4 से 7 वर्ष की उम्र में ये वाली स्टेज याद होगी कई लोगों को जिन्होंने अभी बैच में रिसेंटली किया था, मैराथन में भी कभी ना कभी बताया होगा। प्री ऑपरेशनल की 2 सब स्टेजेस होती हैं, याद होगा, सिंबॉलिक स्टेज और इंट्यूटिव, 2 से 4 सिंबॉलिक। तो ये इंट्यूटिव थॉट है, हमेशा बेसलेस नहीं होते, कई बार इसमें रीजन भी होता है। भाई उसने देखा है अपने अनुभव के आधार पर रंग पानी का, इसलिए वो रंगीन बता रहा है। ठीक, ये बात भी सही है, लेकिन गलत बात पूछी थी हमसे नॉट, तो नॉट तो ए ऑप्शन में ही सही मिल गया था कि इसको हतोत्साहित करना है। यही बात गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग, मुझे बहुत खुशी है कि सही उत्तर काफी लोगों ने इसमें दिया है। कितने परसेंट ने दिया है वो मैं अभी देख करके बताऊंगी। 65% लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आज के लिए आखिरी, फिर क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रिपीट कर लेंगे। मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन है, या हो सकता है मैंने कुछ फ्लो में जल्दी की हो। डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। यानी कौन सा एक व्यू है लर्निंग का, कौन सा एक व्यू है लर्निंग का, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। टेंजिबल अवार्ड्स क्या हो सकते हैं, लो बेटा पेन ले लो, है ना, लो बेटा फोन ले लो बेटा चॉकलेट ले लो। ये टेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं जिनको छुआ जा सकता है, टच फील किया जा सकता है। 5,000 का चेक ले लो बेटा, आजकल ये भी चलता है ना। तो अगर हम बात करें ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस बात को, इंसेंटिव्स को, रिवॉर्ड्स को प्रमोट करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था।
ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी कभी नहीं करेगा। कॉग्निटिव पक्ष भी नहीं करता, वो बच्चे की मेंटल प्रोसेस पे फोकस करेगा क्योंकि मेंटल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है कॉग्निटिव। सोशल कल्चरल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोशियो कल्चरल क्या है, वाइकॉस्की हो, पियाजे हो, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, रिवॉर्ड पनिशमेंट पे फोकस नहीं करता, चाहे एनसीएफ हो। बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है व्यवहारात्मक, जिसमें स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलव, इस तरह के लोग आएंगे, वो कहेंगे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात वो करेंगे। तो हम कहीं कहीं बिहेवियरिज्म को भी यूज करते हैं, बट बेटर तो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, क्लियर है बात? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये व्यवहारवादी लोग करते हैं रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात। ठीक है ना? तो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। कोई भी बैच में आपको एनरोल होना हो, आप करियर में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सीटेट के बैच में एडमिशन ओपन है, डीट प्लस बी का बैच जल्दी ही आएगा, और किसी बैच में मुझे लगता नहीं है कि बिहार 7th फेज में ओपन है। वो सारी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां मिल जाएंगे। आउट ऑफ 11th क्वेश्चन पे जाना था ना हमको। ये आप इतने कमेंट्स में बताइएगा कितने ठीक हुए हैं। 25, 23, 10, 16 में से अच्छा बाद में आए होंगे आप। 29/30 बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन में 11 देखिए, किसी को समस्या थी इसको समझने में। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी, यानी बच्चे में क्षमता है किस चीज की, टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, दूसरों की इंटेंशंस को समझने की और इच्छाओं को समझने, किसकी, दूसरों की। द चाइल्ड हैज, स्पेशल तो होगा नहीं, ये तो स्पेस से संबंधित हो गया कि भाई किसी रूम को देख के बता देता है मम्मी इसमें ये वाला बेड इधर रखो, इधर आपका टीवी लगाओ, ये दिशा में अच्छा आएगा, या मूर्ति अच्छी बनाता है, ड्राइंग अच्छी बनाता है, तो स्पेशल कह दिया। वो तो है नहीं, नेचुरलिस्टिक हो नहीं सकता। इंट्रापर्सनल जो है वो अगर बच्चे की खुद की डिजायर्स को समझने की बात होती तो इंट्रापर्सनल हो जाता उत्तर, लेकिन अदर्स लिखा हुआ है तो इंटरपर्सनल, दो या दो से अधिक, मतलब दूसरों की डिजायर्स, दूसरों की इंटेंशन को समझने में। हिंदी में मत इसको जज करना, मैंने बताया था आपको हिंदी में गड़बड़ हो सकती है। अब हिंदी में यही ऑप्शन आपको अंतः व्यक्तिक मिल जाएगा, और अंतरा व्यक्तिक इंट्रापर्सनल को कह देते हैं। तो अब इंग्लिश में अगर हिंदी में गलती होती है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है उसी को सही मानता है बोर्ड आपका। कोई भी, ज्यादातर बोर्ड्स में यही है, सीटेट में तो यही है, सीबीएसई फिर इंग्लिश वाले ही साइड को सही मानेगा। तो ये अंतरा व्यक्तिक इसलिए मैंने इसको मार्क कराया था। हिंदी में इंट्रापर्सनल को भी अंतरा व्यक्तिक कह देते हैं, और अंतः व्यक्तिक उल्टा हो सकता है, बट इंग्लिश वाला आपको यहाँ पे देखना है इंटरपर्सनल। ठीक है ना? इसमें क्यों टेंशन लेते हो, इंग्लिश वाली साइड पढ़ लिया करो। हिंदी मीडियम से उसका मतलब ये नहीं है अभी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, स्कूल वाले एग्जाम नहीं है कि आप इंग्लिश की तरफ देखेंगे नहीं। इंग्लिश यहाँ की स्टैंडर्ड लैंग्वेज अगर देखें तो इन ऐसे एग्जाम्स की जहाँ पे फाइनल अगर गलती हुई है हिंदी वाली टाइपिंग में तो इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखें, कल मिलेंगे हम लोग, और कल मिलेंगे। बी और ओन कांस्टेंट, अपना ध्यान रखिए, अपने साथ बने रहिए। कल हम नेक्स्ट कोई और सब्जेक्ट करेंगे या टॉपिक करेंगे इसमें सीडीपी में जो फिर बाकी होगा। ये मेल आईडी है, और यहाँ पे टेलीग्राम पे या सब जगह एक दिन पीडीएफ जरूर मिलेंगे। डिले चल रहे हैं आई नो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टड़ा, गुड नाइट। बहुत रात तक आपको जगाया, आज परेशान किया। क्या परेशान किया, सीखोगे नहीं? चलिए टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं। 9:15 मिलने की पूरी कोशिश रहेगी।